है राजस्थान का भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट अब सभी के सामने है और इस बजट में वो जो 10 संकल्प वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज 11 बजे से दोहराना शुरू किया। 2 घंटे 50 मिनट का एक शानदार बजट प्रदेश की जनता के सामने आज पेश किया है आयुषी। और बिल्कुल, क्योंकि बजट आने से पहले भी फर्स्ट इंडिया ने रिएक्शंस लिए थे लोगों के और उसके बाद में भी रिएक्शन लिए गए, यानी कि अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी और लगता है इस बजट को देखकर कि काफी हद तक वो अपेक्षाएं पूरी हो पाई है, क्योंकि हर एक सेक्टर को इसमें इंक्लूडेड किया गया। फिर चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, युवा की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, हर एक सेक्टर को छुआ है इस बजट ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आयुष आप, और सेक्टर्स को छूने की बात तो हम इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि जो बजट का मुख्य फोकस था वो ज्ञान पर था। ज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी स्टैंड्स फॉर गरीब, Y stands for युवा, A stands for अन्नदाता एंड N stands for नारी, यानी कि समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने वाला ये बजट आम वर्गों की, स्टेक होल्डर्स की, जनता की, समाज की, क्योंकि पहले भी सुझाव लिए गए थे बजट पूर्व सुझाव और 1,65,000 से ज्यादा सुझाव मिले सरकार को। लेकिन अब आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी मौजूद है, पैनल पर चर्चा भी होगी, लेकिन एक बार आपको हाइलाइट्स बता देते हैं क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट का जो तर्क और जो निष्कर्ष निकला वो अब आयुषी आप समझाइए। बिल्कुल, और देखिए इसमें नई औद्योगिक पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, निर्यात बढ़ाने की एक्सपोर्ट पॉलिसी, नए वेयर हाउस पॉलिसी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन होगा, बालोतरा में बनेगा राजस्थान पेट्रो जोन और राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। बिल्कुल, और युवा नीति 2024 लाने की घोषणा हो गई है क्योंकि युवाओं के लिए भी सौगातों का पिटारा राजस्थान के डबल इंजन की सरकार ने आज खोला है। ऐसे में 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प और आज के दिन का सर्वाधिक जो एक तरीके से आई कैचरिंग बात रही, जो बयान रहा, जो घोषणा रही, वो संभवतः यही है क्योंकि रोजगार की अपेक्षा सभी की 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएगी और हर साल समय पर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। अब कैसे होगी, उसके लिए किस तरह से एक रोड मैप डिजाइन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 साल में निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार किसानों के लिए भी और अन्नदाताओं के लिए अलग से 25,000 करोड़ रुपए का बजट आयुषी। और इसके अलावा 23,000 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण की घोषणा भी की गई है। 5 लाख नए किसानों को ऋण मिलेगा। इसके अलावा 100 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण किसानों को मिलेगा, क्योंकि देखिए सौगातों का पिटारा खुला है। समय पर फसली कर चुकाने पर 2% ब्याज का अनुदान होगा। सीएनजी गैस पर भी वैट में कमी की जाएगी। बिल्कुल, सीएनजी गैस पर वैट में कमी होगी और उसको लेकर के चलिए अब बारी बारी से चर्चा भी करना जरूरी है क्योंकि बजट पूर्व चर्चा हुई थी, बजट पूर्व संवाद भी हुआ, लेकिन अब बजट के बाद क्या रिएक्शन है फर्स्ट इंडिया आपको वो भी बताएगा। तो बजट की बड़ी बातें आपने जान ली। चलिए रुक करते हैं स्टूडियो की और स्टूडियो से हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बारी बारी से आपको मुखातिब करवा देते हैं। जगदीश सोमानी जी हमारे साथ मौजूद है। जगदीश जी स्वागत है। उद्योग जगत से हैं। कुलदीप सिंह चंदेला जी पर्यटन जगत से आप हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अरुण अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है, सचिव है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, सर आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अरुण बंसल जी एडिशनल सेक्रेटरी और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं आरसी चौधरी जी भी पीसीसी महासचिव। आरसी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरसी जी पहला रिएक्शन आप ही से ले लेते हैं क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट का जो बजट पढ़कर आज सुनाया वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, क्या लगता है ये बजट वाकई में फैक्चुअल बजट है या आने वाले सालों के लिए 2047 तक का रोड मैप सेट करता है या फिर अभी कोई कमी पेशी रही है इस बजट को लेके? ना सिर्फ किसी राज्य का वित्तीय लेखा जोखा होता है, वो उस क्षेत्र की जनता की उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है और उसके भविष्य के सपने होते हैं। आज जब वित्त मंत्री के तौर पे भाषण को जब पढ़ना प्रारंभ किया और समापन पे निर्मला सीतारमण जी से उनकी समीक्षा करके कहा कि अगर देश के अंदर सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा तो निर्मला सीतारमण जी ने और फिर इन्होंने पढ़ा। लेकिन ये जो भाषण था, ये भाषण जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान करके पर्ची की सरकार के द्वारा पर्ची का मुख्यमंत्री चुना गया, उसी प्रकार केंद्र की कॉपी को निकाल के और लगता है एआई टूल के द्वारा उसको पुनरावृत्ति की गई राजस्थान के अंदर। 5 साल के लिए जनता को जो सपने दिखाए थे मुख्यमंत्री जी ने, जो राजस्थान की जनता के बीच में कहा था 100 दिन में 45% वादे पूरे किए। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ये कह रही है कि 100 दिन बीत जाने के बाद आज वो 6 महीने बीतने के बाद करिए 45% वादे पूरे किए। इसका मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं संवादहीनता है। तथाकथित वित्त मंत्री भाषण को पढ़ रही थी क्योंकि आय का उपार्जन करने वाले जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री जी के पास में थे। एक महिला है, उम्मीद करते थे
महंगाई की सबसे बड़ी चर्चा करती थी, महिला सुरक्षाओं को लेकर चर्चा करती थी, कहीं पे कोई उल्लेख नहीं आया। लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक सरकारों के बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वास्थ्य की, शिक्षा की और सामाजिक सुरक्षा की। ये तीनों ही चीजें नदारद रही। और ना ही मुझे तमाम जो चैनल्स थे उन पर मैं देख रहा था कि किसी ने भी ये पूछने का साहस नहीं किया कि आपने आयुष्मान योजना का जो जिक्र करे हैं, राजस्थान की पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, जो इस प्रदेश के तमाम लोगों को, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग को जो एक सुरक्षा का कवच दे रहे थे। आयुष्मान के अंदर पूरे देश में किन लोगों को कवच मिलता है, किसी ने नहीं पूछा। 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना थी, उसे बदल के नाम और आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना किया। उसकी कितनी बीमा होगी, कितनी राशि होगी, कोई उसके अंदर उल्लेख नहीं किया। कितनी जांचें फ्री होगी, कितने इलाज के पैकेज जोड़े जाएंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन ना ही मैं आपसे गुजारिश कर दूं, क्योंकि एक कानून बना, देश का पहला राज्य था जिसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार कानून मिला राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। इसलिए क्या इस बजट की चर्चा की जाएगी? क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता आज भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और भयक्रांत है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी थी, क्या ये सरकार उनको बंद करने जा रही है? आरसी जी, क्योंकि सवाल आपने कई सारे खड़े कर दिए बजट को लेकर के। हमारे साथ में अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि जो सवाल खड़े हुए हैं उनके सवाल दिए जाएंगे या फिर और भी कोई सवाल होगा? डॉक्टर अनूर अग्रवाल से आपका सवाल है। आयुषी, बताइए। देखिए, ये बजट जो आज राजस्थान के विधानसभा के पटल पे एज ए वित्त मंत्री 20 साल के बाद किसी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, और ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में 2047 का विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया गया, जिसमें हर सेक्टर को छुआ गया है। उसमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की घोषणा की गई, नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाने की घोषणा की, नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने की घोषणा की, नई रिफ्स की पॉलिसी लाने की घोषणा की, जिसमें कई प्रावधान अभी तक अछूते थे, उनको जो समाहित करने का। ले लीजिए। इसके अलावा जी, वैट की जो वैट में आज सिर्फ 7 आइटम पे वैट लगता है, उसको भी उसमें नई वैट पॉलिसी लाने की साथ साथ, और वैट एमनेस्टी स्कीम में जो छूट गए थे कि 10 लाख रुपया तक के प्रावधान का उसमें माफ किया गया, और इसके अलावा 10 लाख से ऊपर कोई 20% यदि जमा दे दे तो उसका भी माफ है। इंडस्ट्रियल पार्क का घोषणा की गई, सड़कें बनाने की घोषणा की गई, एजुकेशन सेक्टर पे हर सेक्टर को इसने छुआ गया, लेकिन ये पॉलिसियां बनाने की घोषणा हुई है। इसको अभी तक इम्प्लीमेंट जब पॉलिसियां आएगी, उस समय यदि हम व्यापारी या उद्यमी जगत के हमारे प्रतिनिधि को बैठा के और इन पॉलिसियों का निर्धारण किया जाए, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल मालूम है कि कहाँ असुविधा आती है जब नियम कानून बन जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी असुविधा आती है। रिको के क्षेत्र को भी नई वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा की। ये हमारी काफी दिनों से मांग थी कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार के यूडीएच डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है, किंतु रिको भी सरकार की एक एंटिटी है, वो आज तक इसको वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा न देने के कारण, और चूंकि शहर में जयपुर शहर की मैं बात करूंगा तो जयपुर शहर के बीच में जैसे विश्वकर्मा है, झोटवाड़ा है, 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा, मालवीय नगर, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया जो शहरों के बीच में आ गए, ऐसे में यदि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा, हमको आशा थी कि इस बजट में घोषणा होगी, तो निश्चित रूप से उसके कारण पॉल्यूशन जो आज शहरों में आम नागरिक, इनका उद्देश्य जो है नेशनल फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट, ये भावना से बजट लाया गया है, लेकिन उसमें घोषणा डिक्लेरेशन नहीं हुआ, खाली पॉलिसी की घोषणा हुई है। तो ये हमको थोड़ा सा लगा, हमारे टैक्सों में भी कमी है, नई सोलर पॉलिसी लाने की, नई एनर्जी की, और गांव में कनेक्शन देने की, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे पेट्रोल वैट की, डीजल की भी बात यहाँ उठी बजट में, किंतु वो जब सरकार बनी थी उस समय इन्होंने कम कर दिया था 6 रुपये से 7 रुपये के बीच में। किंतु हमको, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए 2 ही फैक्टर होते हैं, फ्यूल और फाइनेंस। फ्यूल में हमारे पेट्रोल डीजल एक अहम रोल अदा करता है, तो हमको पूरी आशा थी कि कोई अल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कोई एलपीजी गैस लाइन, कोई हाइड्रोजन जो भी नया भी चल रहा है इंडिया लेवल पे, उस तरह की कोई पॉलिसी आती जिससे हमारे इंडस्ट्री में 1 नेशन 1 टैक्स, जो जीएसटी 7 साल को हो गए लगाए हुए कि 1 नेशन 1 टैक्स की भावना से लगाया गया था, लेकिन आज तक पेट्रोल डीजल को उसमें नहीं लाया गया। ऐसा हम आपके चैनल, चूंकि फर्स्ट इंडिया हिंदुस्तान और राजस्थान का तो टॉप चैनल है ही, इसके मार्फत हम अनुरोध करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो जीएसटी काउंसिल में इस मांग को उठाए कि राजस्थान की बिजली की दरें भी हाईएस्ट 3रे 4थे नंबर पर आज देश में है,
ऐसे में अभी एमपी के कुछ बिल्कुल अरुण पदाधिकारी जी, आपका ये कहना है कि कुछ चीजें हैं जिनको और ज्यादा उसमें इंक्लूड किया जाना था, लेकिन जब अगला सवाल मेरा उद्योग जगत से जुड़े हुए जगदीश सोमानी जी से है। जगदीश जी, जब पढ़ रहे थे और इस पूरे आप पर लौटेंगे, लेकिन एक बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्या कुछ कहना है प्रतिक्रिया के तौर पर, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, वन टाइम वन इलेक्शन की अवधारणा पर जोर दिया गया है। उनका परीक्षण करके और उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद जो परीक्षण के बाद निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर चुनाव होगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि परीक्षण के आधार पर आगे भी बढ़ा जाएगा। लेकिन देखिए, लौटना बात पर इसीलिए जायज है और लगातार इसलिए डिस्कशन भी जरूरी है। उद्योगपति जगदीश सोमानी जी हमारे साथ है। जगदीश जी, पूरे बजट को अगर सम अप करके 10 संकल्पों के आधार पर जिस तरह से वित्त मंत्री बता रही है देखा जाए तो सबसे बड़ा संकल्प और सबसे पहला संकल्प राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, प्रैक्टिकली कितना ज्यादा पॉसिबल है और अगर ये इंप्लीमेंट किया जाता है तो राजस्थान के लिए कितने अवसरों के द्वार खुलेंगे? जगदीश जी से देखिए, वित्त मंत्री जी ने शुरुआत में ये बात बोली कि हम बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को भी वरीयता देंगे और उनकी भी ध्यान रखा जाएगा। उसी हिसाब से एमएसएमई में 2024 की पॉलिसी के लिए उन्होंने घोषणा करी। रिप्स के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट के लिए घोषणा करी कि रिप्स के अंदर 2024 में लाएंगे। जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसके अंदर एमएनएसटी की घोषणाएं करी। इसके साथ साथ हमने फायर सेस की हमारी प्रॉब्लम थी, तो फायर सेस के अंदर भी उन्होंने 5 साल के लिए 50 रुपये मीटर से 15 रुपये मीटर करी। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क की और प्राइवेट औद्योगिक पार्क के साथ साथ में जो सबसे बड़ी घोषणा हुई कि जो उद्योग बसे हुए हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम थी रिको से एनओसी लेने की, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। स्टैम्प ड्यूटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जीएसटी के बाद में, सारी कंपनियों के मर्जर और जो हो रहे हैं उनके अंदर 4% स्टैम्प ड्यूटी थी, उसको घटा के 1% कर दी। तो जो घोषणाएं थी उद्योग जगत के लिए, जो समय दिया गया, जो किया गया, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनका ये विजन है। आप देखिए 9,000 करोड़ रुपए ओवर ब्रिजेज, अंडरपास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए। इससे औद्योगिक विकास के अंदर जो कनेक्शंस है वो अच्छे होंगे। और सोलर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कैप्टिव कंजप्शन में ड्यूटी थी वो भी कम करी है। देखिए, अभी चूंकि घोषणाएं हुई है लेकिन गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी डिमांड थी उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाला समय विकसित राजस्थान 2047 के लिए अगर हम इन बातों पे जो आज घोषणा हुई है उन पे चलेंगे तो हमारे राजस्थान की जो इकोनॉमी है $350 बिलियन की, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। माइनिंग सेक्टर के भी उन्होंने काफी सारी स्कीमें दी है, छोटे ब्लॉक्स के लिए किया है, उनकी EMD भी कम करी है। तो हर सेक्टर में सोलर का आज बहुत ज्यादा जिक्र हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम विकास की दिशा में बात करते हैं तो संसाधनों को सीमित करते हुए संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाया जाए। सोलर की दिशा में ये कदम कितना महत्वपूर्ण होगा और जो ट्रांसपेरेंसी है वह कैसे बढ़ती जाएगी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूरज की रोशनी से गाँव झाड़ी को रोशन करने की, मुश्किल तो होगा लेकिन सफर को आसान कैसे किया जाएगा? आप कैसे इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे? देखिए, सोलर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक विजन लेके चलना पड़ता है। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि सोलर के अंदर हम गाँव में बिजली है, बोरिंग के ऊपर बिजली है, सेल्फ लाइट है, पार्क में सबके ऊपर सोलर है। कुसुम योजना को भी उससे जोड़ा है। इंडस्ट्री के अंदर भी सोलर के लिए काफी सारी जो चीजें हैं वो सब जोड़ी है। तो देखिए, जब हम थोड़ी थोड़ी चीजों को जोड़ते हैं तभी जाके हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब विजन ही नहीं होगा तो फिर हम उसको क्या प्राप्त करेंगे? लेकिन उन्होंने ये भी बाद में बोला कि सोलर के साथ साथ जो हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसमें भी 20,500 मेगावाट के अंदर आसपास बिजली की उत्पादक क्षमता जो है उसको बढ़ाई जाएगी और उसको इफेक्टिवली बनाई जाएगी। सिर्फ रेट्स को लेके JVBNL की रेट्स जो ज्यादा महंगी बिजली है उसको किस तरह ठीक है जगदीश। और देखिए एक एक करके रिएक्शन आना भी शुरू हो गया और इसी रिएक्शन का वेट किया जा रहा था जयती कि जब टीकाराम जूली बोलेंगे तो एक पूरा पर्चा नजर आएगा, क्योंकि वो पर्चा मेरे को आरसी जी आपके पास भी नजर आया जब आप यहाँ पर आए थे और बखूबी आपने सवाल उठाए भी। बहरहाल क्योंकि जगदीश जी आपने रिएक्शन दिया तो उस रिएक्शन से समझा यह जा सकता है कि बजट अच्छा है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर जयती बात की जाए तो पिछले कुछ समय के अंदर राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है, पर इस बजट में क्या कुछ खास है? कुलदीप जी आपसे रिएक्शन में चाहूंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी पर्यटन मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमने मांगे रखी है, हमने जो मांगे रखी वो हमारी मांगे नहीं थी, हमने पूरे राजस्थान से जितनी एसोसिएशंस हैं सबसे
सुझाव लिए थे। सबके सुझाव जब सामने आए थे, हमने उसका एक प्रारूप तैयार करके और हमारे एसोसिएशन FSTR के माध्यम, HRR के माध्यम, इन माध्यम से हमने इनको उठाया था। जब हमने उठाया है तो हर बिंदु के ऊपर इन्होंने गौर किया है। जितने बिंदु मैक्सिमम ये ले पाए उन्होंने लिए हैं। मुख्य बिंदु जो था वो RTUP है, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, जो काफ़ी वक्त से इंतज़ार में थी, क्योंकि 2007 से वो हर बार बढ़ती जा रही थी, उसको रिवाइज नहीं हो पा रही थी। इस बार रिवाइज पॉलिसी आएगी और उसके लिए हमने कई सारे बिंदु सरकार को सुझाव के तौर पे दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो है अति शीघ्र उसको लागू कर देगी। टूरिज्म बोर्ड की भी हमारी एक डिमांड काफ़ी समय से थी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी सुनवाई करी है और उसकी घोषणा करी है। तो टूरिज्म बोर्ड जब आएगा और जो टूरिज्म के लिए एक बजट निर्धारित किया गया है, उस बजट को बोर्ड के माध्यम से खर्च कराया जाएगा तो राजस्थान में पर्यटन का बहुत अच्छा विकास होगा। GST का जहाँ तक है तो GST काउंसिल के लिए हम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि GST काउंसिल में अगर सुझाव भेजे जाएँ तो इस बार ये बहुत ज़रूरी सुझाव भेजे जाएँ कि जो होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट के खाने के ऊपर जो 18% दर लगी हुई है उसको 12% कराई जाए। जो इतने स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं जिन पे 5% है उसको 12% किया जाए ताकि उनको ITC का फ़ायदा हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और जो वेडिंग, आदरणीय मोदी जी का भी एक ड्रीम है कि वेडिंग इन इंडिया, उसके ऊपर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इन राजस्थान के, और हम जो RTDM करने वाले हैं सितंबर में 13, 14, 15 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, उसको वेडिंग थीम पे लेके आ रहे हैं। अभी GIT भी हुआ था, ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार, वो भी वेडिंग थीम पे हुआ था। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितनी बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, जो छोटी होटल्स भी हैं, सबको वेडिंग्स का लाभ मिले। उसके लिए भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वेडिंग के ऊपर 18% GST जो बहुत ज़्यादा है उसको भी 12% किया जाए, और जो विदेश से यहाँ शादियाँ करने आए उनके लिए GST माफ़ किया जाए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। जयपुर सिटी, वॉल सिटी को जो एक मॉडल के रूप में तैयार करने की घोषणा आज हुई, ये बहुत बढ़िया घोषणा है, क्योंकि आज एक मॉडल तैयार होगा तो पूरे प्रदेश में लागू होगा। आज जैसे इंदौर एक देश के अंदर मॉडल है स्वच्छता का, आज डूंगरपुर राजस्थान के अंदर एक मॉडल है स्वच्छता का, उसी तरीके से अगर जयपुर वॉल सिटी एक मॉडल बनता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत लाभ होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि RTICF में 5000 करोड़ से अधिक कार्य के जो घोषणा हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहूँगा कि ये जितने अनटैप्ड डेस्टिनेशंस हैं जो गांव के अंदर हैं, कई सारे मॉन्यूमेंट्स पड़े, उन सब का उद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, और इस 5000 करोड़ एक बहुत बड़ा बजट होता है। कुलदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान का पर्यटन विभाग और पर्यटन से जुड़े हुए आप जैसे लोग, वरिष्ठ लोग खुली बाहों से इस बजट को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं इसका? हाँ, खुली बाहों से स्वागत करते हैं। बस एक हमारा मुख्य पॉइंट रह गया, वो शायद RTUP में कवर हो सके तो हो जाए, वो है 8 से 10 हज़ार हमारी बजट होटल्स जो हैं, क्योंकि हमारे को उद्योग का दर्जा मिला है। सर, हम भी उद्योगपति हैं, और उद्योगपति होने के नाते हमारे को जो उसका लाभ मिला वो 10% होटल्स को मिला है अभी, और 90% होटल जो बजट होटल्स हैं, 8 से 10 हज़ार होटल्स बाकी हैं, उनको अगर रेगुलराइज हो जाती हैं UDH के मार्फत, उनके पास बाकी सारे लाइसेंसेस UDH का रह गया, UDH का अगर कवर कर लेती उनको तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा होटल्स को, और पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इसका। ठीक है सर। अमित केडिया जी भी हमारे साथ आयुषी जुड़े हुए हैं, शहरी विकास के मामलों की जानकार हैं और शहरों के विकास के लिए खासतौर पर जयपुर का जिक्र भी कर रहे थे। सर, बहुत सी चीजें आज आई हैं। अमित जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम बजट ब्रह्मास्त्र में भी। आपसे भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस शानदार बजट की, क्योंकि वर्गों से जोड़कर अगर इसे देखा जाए तो सभी को छुआ, लेकिन आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई, क्या चीज सबसे ज्यादा आपके मन को और दिल को छुई? और शहरी विकास के लिहाज से बात जयपुर की ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अमित जी, देखिए, जब अपन बोल रहे हैं विकसित राजस्थान, और जब जयपुर कैपिटल सिटी है तो वो विकसित नहीं हो, ये तो संभव होएगा ही नहीं। 30 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, एक इकनॉमी बनाने की सोची है पूरे राजस्थान की। उसके अंदर जयपुर को एक जो मूल सुविधा है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर अपन उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क पेश किया है कि 15,000 करोड़ रुपए बिल्कुल अलग रखे हैं, जहाँ पे पूरा नेटवर्क सुचारू रूप से बहुत बिछाया जाएगा, जहाँ सबको पेयजल मिलेगा। अगर मकान की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी के अंदर जिस तरह का रिडक्शन हुआ है, जिस तरह की कमियां की हैं, DLC में जिस तरह की कमियां की हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत को, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, उसी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है कि आने वाले समय में
प्रदेश ये चाहता है कि जयपुर में इतने लोग आते हैं जी, बसते हैं, उन सबको अपना एक खुद का आशियाना, अपना घर बने। बिल्कुल। तो स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से वो बहुत संभव होएगा। जहां खर्चों की बात है, सोलर के अंदर बहुत डेवलपमेंट दिया गया है बजट के अंदर। सोलर जो ग्रीन एनर्जी है उसका बहुत इनिशिएटिव लिया गया है। तो ओवरऑल जो रोटी कपड़ा मकान है उसको तो ध्यान रखा ही गया है। इसके साथ साथ उद्योग कैसे बढ़े। आज उद्योग के अंदर मर्जर डीमर्जर होता है, उसके अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी 4% से रिड्यूस करके 1% कर दी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात कर रही है। इस तरह के जो एक नई सोच जिस तरह से दिया कुमारी जी ने दिखाई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, ये एक बहुत ही नई सोच है। और जिस तरह से अपन विकसित भारत 2047 देख रहे हैं, उसके अंदर जयपुर और राजस्थान, उसका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होएगा जीडीपी के अंदर। इन सब चीज़ों से जो कंट्रीब्यूशन है राजस्थान का, वो दूसरे प्रदेशों के अनुमान से और अब बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी आप। और आयुषी इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर चीज आपस में इसीलिए जुड़ी है क्योंकि उद्योगों की बात करते हैं तो रेवेन्यू का जिक्र होता ही होता है, पर्यटन की बात करते हैं तो उद्योग आता ही आता है। और अगर इसको लेकर के देखा जाए तो ग्रामीण, शहरी, सभी रूरल, इसके अलावा ट्रेडिशनल, सभी लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आयुषी, इसीलिए आज का बजट जरूरी भी। और भी मेहमान है हमारे साथ। बिल्कुल, क्योंकि अनिता बघेल बीजेपी विधायक भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अनिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। बजट आया, बहुत बड़ा बजट था, सबने देखा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो कि अछूता रहा हो, सभी क्षेत्र को कवर किया गया। एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि उसके बाद में कई सवाल तो खड़े किए गए हैं विपक्ष के द्वारा, उन सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगी, पर महिलाओं को लेकर के बजट खास क्यों? देखिए, महिलाओं को लेकर बजट खास इसलिए, हमने पिछले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट को देखा है और कांग्रेस की गवर्नमेंट में महिला अत्याचार इस कदर बढ़ गए थे कि महिलाएं को महसूस होता था कि हम जाएं अपनी बात कहें किसको, है ना। महिला अपराधों में राजस्थान पहले नंबर पर था पूरे विश्व, मतलब पूरे इंडिया में। एनसीआरबी की रिपोर्ट को यदि हम देखेंगे 5 सालों की, तो हमें ये हुआ क्यों? क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को शिक्षा चाहिए। इसलिए ये महिला बेस्ड दिया जी हैं, उन्होंने ये बजट जो प्रस्तुत किया वो सर्वस्पर्शी है। मैं महिलाओं में को उसमें प्राथमिकता मिली है, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये सर्वस्पर्शी है क्योंकि 50 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है और 4 लाख नौकरियां देने की बात की है। तो युवाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है और महिला के लिए भी है, खिलाड़ी के लिए भी इसमें विशेष व्यवस्था की गई। और ना केवल खिलाड़ी के लिए बल्कि हम जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे स्वच्छ वायु हमको मिले, तो वन और पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे काम हो। उन्होंने जिक्र किया था जलवायु परिवर्तन का, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देना चाहते हैं वो दे करके जाए, उसके लिए व्यवस्था आज करनी पड़ेगी, आज के बजट में होनी चाहिए। इस कारण से मैं ये कह सकती हूँ कि ये सर्वस्पर्शी बजट है और प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। 5 साल हमारी सरकार चलने वाली है, तो 5 साल में हमारी सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी, इसका पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा। और चरणबद्ध तरीके से विकसित राजस्थान को हम कैसे बनाएंगे, 2047 का विकसित राजस्थान कैसे बनेगा। अभी जो बात हो रही थी स्टैम्प ड्यूटी की, अभी जो एमनेस्टी योजना की बात हो रही थी, मैं इस बात से बहुत हर्षित और गदगद हूं कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में यदि हम उद्यमियों को सुविधाएं देते, सुविधाओं की बात तो बहुत करी कांग्रेस सरकार ने, एकल खिड़की की बात करी। मुझे मालूम है 98 में 1998 में यही अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था हम एकल खिड़की लाएंगे, उद्योगों को परेशान नहीं करेंगे, एक खिड़की से हम सारी एनओसी देंगे। लेकिन हुआ क्या, उसका मतलब 2023 तक उनकी सरकार नहीं, लेकिन वास्तव में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वास्तविक इम्प्लीमेंट के लिए कैसे उनको अलग अलग चीजों में, नियमों में राहत दे सकते हैं। अच्छा अनीता जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष को भी हम सुन रहे थे, टीकाराम जूली को भी हम सुन रहे थे, उससे पहले आरसीजी भी ये बोल रहे थे कि कुछ खास अलग से कुछ इस बजट के अंदर नहीं पेश किया गया है, कुछ चीजें हैं जिनको रिपीट कर दिया गया है। क्या जवाब देना चाहिए कि कौन सी चीजें रिपीट है? महिला की सुरक्षा आपने तो की नहीं थी, तो वो तो रिपीटेशन नहीं है। जो योजनाएं अभी इस सरकार में, जो नई योजनाएं लॉन्च की हैं, उन योजनाओं में एक भी योजना रिपीट नहीं है। और पहली बात,
टीकाराम जूली जी से इस आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि 2023-24 का बजट भी मेरे पास है, आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ। उस 23-24 के बजट में वो चुनावी ईयर था, लेकिन आपने 10% भी बातों को पूरा नहीं किया। 5 साल का बजट की आप बात कर सकते हैं कि कोविड था, इस कारण से हम बजट को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 22-23 और 23-24 का बजट तो आपको पूरा करना था, चुनावी वर्ष था, उसमें आपने पूरा नहीं किया। इतने लंबा बजट, इतने अधिक पेज, इतने अधिक पैरा, लेकिन उसके बावजूद भी 10% उस बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया और उसी का परिणाम था कि चुनाव में यह रिजल्ट आपको देखने को मिला। आरसी जी जवाब। देखिए, अनीता बघेल जी के चेहरे पे आज जब मुस्कान थी, और ये मुस्कान भारतीय देखिए, जनता पार्टी मेरे चेहरे पर मुस्कान थी नहीं थी, तथ्यों पर जाइए, फैक्ट पर जाइए। मैं तो अभी भी बोलने तो दीजिए, मैंने तो आपको बिल्कुल निर्णय नहीं डाला। फैक्ट पर जाइए, चेहरे की मुस्कान पर मत जाइएगा। चेहरे की मुस्कान अरे तो आज भी मुस्कान से बनी हुई घबरा रहे है। हैं, मैंने आप मायूसी नहीं कही, उदासी नहीं कही, खुश होना चाहिए। राजस्थान के हर नागरिक को खुश होना चाहिए, यही हम दुआ करते हैं, यही हम उम्मीद करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अनीता बघेल जी के चेहरे पे एक खुशी थी। ये मुस्कान भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दी, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने दी, क्योंकि जिस वित्त मंत्री ने आज अपना बजट पेश किया राज्य का, उसी वित्त मंत्री ने इस देश के संविधान को बदलने की बात कही थी, और आज उसी वित्त मंत्री के मुंह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बार बार शब्द हमने सुना। तो राजस्थान के 8 करोड़ जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसलिए आपको अरे सुन लीजिए हमने तो अब देखिए, अगर आप बोल अरे अगर आप बहुत वरिष्ठ है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, तो वित्त मंत्री जी नाम सुन लेके तो लीजिए, पिंच करता है कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने तो कभी नाम लिया नहीं ना। देखिए, और इसीलिए संविधान आप बोल लीजिए, मैं कह रही हूं ना, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस संविधान की बात कहूंगा, ठीक है, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस संविधान की बात करती है। ये वरिष्ठ नेता है, ये बीजेपी के। मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी को नेता का बहुत सम्मान किया, वरिष्ठ है, विधायक है, पूर्व मंत्री। डाइवर्ट नहीं, आप विचलित क्यों रहे? जब आपका नंबर आ जाए तब दे देना। आप बार बार क्यों विचलित हो रहे हैं? आप बार बार क्यों विचलित हो रहे हैं? आप डाइवर्ट कर रहे हैं विषय को, बार बार क्यों विषयांतर क्यों हो रहे हैं? विषय बार बार विचलित क्यों हो रहे हैं? आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं? आपको बाबा साहब का नाम अच्छा नहीं लगा? आपको बाबा साहब का नाम अच्छा नहीं लगा क्या? वही वित्त मंत्री संविधान को बदलने की बात करी थी। इस सरकार ने आपको मंत्री को बताया, उसका गुस्सा हमारे पे क्यों? इस सरकार ने आपको बताया, इसका गुस्सा हमारे पे क्यों? मंत्री उन्होंने नहीं बनाया, इसका गुस्सा हमारे पे क्यों? इसका गुस्सा हमारे पे क्यों? अरे हमने बाबा साहब का धन्यवाद दिया, आपको करना चाहिए। बाबा साहब की वजह से आज विधानसभा में है, बाबा साहब की वजह से राजस्थान की विधानसभा में अनीता जी, आरसी जी, बजट पर बात कीजिए सर। पंडित नेहरू का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने पंडित नेहरू का धन्यवाद कीजिए। आपको पिंच कर जाता है। चलिए देखिए, बजट को लेकर बजट ब्रह्मास्त्र, आयुषी बजट ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा जाता है। एक बिल्कुल बजट पर चर्चा हम करने वाले हैं। तरुण जी हमारे साथ में, आपके पास तरुण जी से ये महिला है महिलाओं, इसलिए महिला वित्त मंत्री भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, महिला डिबेट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम बर्दाश्त करते हैं, संघ नहीं करता। संघ में तुम्हारा स्थान नहीं है, संघ में तुम्हारा स्थान नहीं है, संघ में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम जो बड़े हो संघ की गोद में खेल के बड़े हो, ये पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं जवाब देना लौटेंगे बारी बारी से, बिल्कुल बारी बारी से बात करेंगे सर, बारी बारी से सबसे बात होगी सर, बारी बारी से। सर ऐसे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा इस चीज का। इसलिए आपको भी मौका दिया गया था, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। तो आप विषयांतर मत कराइए, मैं महिलाओं पे पूछ रहा हूँ, आप विषयांतर मत कराइए। आप जिस चीज से हेल्थ डिस्कशन जरूर होगा, हेल्थ डिस्कशन जरूर होगा सर। मैं बिल्कुल आप पर बिल्कुल लौटेंगे, पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, लौटेंगे। एक बार एक रिएक्शन मुझे तरुण जी से लेना है सर अभी, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी FHTR साहब, तरुण जी आपको आवाज तेज करके बोलना होगा। राजस्थान के बजट पे वापस आते हुए मैं ये कहूंगा कि टूरिज्म की क्षमता समझने वाला, विकासोन्मुखी और प्रगतिशील बजट है। विरासत और विकास दोनों साथ, बिल्कुल। टूरिज्म एक सॉफ्ट इंडस्ट्री है। माइनिंग अगर पहाड़ और जंगल को नेगेटिवली इफेक्ट करता है तो टूरिज्म उसको बचाने में मदद करता है। रणथंभौर का एक शेयर करोड़ों रुपए कमाकर राजस्थान को देता है। म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, सबको कुछ ना कुछ टूरिज्म से मिलता है। 10 लाख नौकरी का अगर हम टारगेट है तो गांव में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो टूरिज्म की क्षमता को हमें समझना होगा।
इस बजट में मेरे सीनियर कुलदीप साहब ने बहुत अच्छी बातें इसमें से पॉइंट आउट करी। मैं कुछ और करना चाहूँगा। जैसे आमेर को 30 करोड़ रुपए मिला है, लेसर नोन साइट्स को 30 करोड़ रुपए मिला है। राजस्थान मंडपम जैसी एक बड़ी माइस मीटिंग्स इंसेंटिव्स के लिए चीज़ की बात करी गई है। वाइल्ड लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करी गई है। सड़क से पहाड़ का क्षय होता है। अगर हमारे मंदिर और टूरिज्म प्लेसेस नाहरगढ़ है वो पहाड़ के ऊपर हैं तो कैसे जाएंगे, सड़क को कितनी चौड़ी करेंगे? तो हम रोपवेज की बात करते हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। रिलीजियस टूरिज्म की बात करी गई है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप मुझसे कंसर्न्स की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक कंसर्न रहता है और वो अभी भी है। इसी प्रकार से कोई भी आदमी अगर गांव में या अपने किले को कन्वर्ट करके एक टूरिज्म यूनिट बनाता है तो उसको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंसेंटिव या टैक्स हॉलिडे मिलना चाहिए। आसान नहीं है ये काम करना, एक पूरी टूरिज्म स्पिरिट को डेवलप करना बिल्कुल एक पूरा सर्कल है इसके लिए। जी हाँ, तो वो करना पड़ता है। मार्केटिंग स्पेशली फॉरेन मार्केट्स के अंदर अगर हम मार्केट करें, टारगेटेड मार्केटिंग, उसके लिए थोड़ा बहुत बजट में प्रावधान होना चाहिए और बिल्कुल होगा भी, हमारे बजट में रहा है। उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहे। एक्सेस थोड़ी सी हमारे दिक्कत वाली है। आज भी जयपुर से पुष्कर कोई भी एयर कंडीशनड कोच नहीं चलता जो टूरिस्ट को 50-100 टूरिस्ट को रोज जयपुर से पुष्कर ले जाए या जोधपुर से ओसियां ले आए या उदयपुर से कुंभलगढ़ ले जाए। इस तरह से टूरिज्म रिलेटेड फोकस्ड एक्सेस अगर हम दे सकें तो वो अच्छा रहेगा। बाकी तरुण जी, अगर पर्टिकुलरली हम होटल इंडस्ट्री से जोड़कर भी देखें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। होटल इंडस्ट्री में हम देखते थे पहले, पिछले लगभग 1 दशक पुरानी बात कर लीजिए, जब बूम होता था टूरिज्म इंडस्ट्री का, वो होता था न्यू ईयर के समय पर, क्रिसमस के समय पर, या फिर ऐसे समय पर जब छुट्टियां पड़ रही हो। लेकिन इस बार थ्रू आउट द ईयर हमने देखा